हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बुक एक्सप्लोरर पर। क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? तो शुरुआत कीजिए छोटे छोटे कदमों से, क्योंकि छोटी आदतें बड़ी सफलता की चाबी हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेन रूल्स, डॉक्टर जॉन मेडिना द्वारा लिखित। ब्रेन रूल्स भगवान के पावरफुल गिफ्ट यानी हमारे दिमाग को समझने के बारे में है। ब्रेन रूल्स में डॉक्टर जॉन मेडिना, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, अपनी आजीवन रुचि शेयर करते हैं कि कैसे ब्रेन साइंसेस हमारे बच्चों को पढ़ाने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर चैप्टर में वह एक ब्रेन रूल का जिक्र करते हैं। साइंटिस्ट्स हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में क्या जानते हैं और फिर हमारे डेली जीवन के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज हमारे सामने लेकर आते हैं। हम में से अधिकांश को पता नहीं है कि वास्तव में हमारे सिर के अंदर क्या चल रहा है। फिर भी ब्रेन वैज्ञानिकों ने उन डिटेल्स का खुलासा किया है जो कि हर व्यवसायी नेता, माता पिता और शिक्षक को पता होना चाहिए। जैसे कि आपके मस्तिष्क को सबसे अच्छा काम करने के लिए शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता। हम कैसे सीखते हैं नींद और तनाव? वास्तव में हमारे दिमाग को क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग एक मिथ क्यों है? भूलना इतना आसान क्यों है? और नए ज्ञान को दोहराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह सच है कि पुरुषों और महिलाओं के ब्रेन्स अलग अलग होते हैं? ब्रेन रूल्स में एक मॉलिक्यूलर जीव विज्ञानी डॉक्टर जॉन मेडिना अपनी आजीवन रुचि साझा करते हैं कि कैसे मस्तिष्क विज्ञान हमारे बच्चों को पढ़ाने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। प्रत्येक चैप्टर में वह एक ब्रेन रूल का वर्णन करते हैं जिसे वैज्ञानिक निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और फिर हमारे दैनिक जीवन के लिए परिवर्तनकारी ट्रांसफॉर्मेटिव विचार प्रस्तुत करते हैं। मेडिना की आकर्षक कहानियां और हास्य, ह्यूमर की इन्फेक्शियस भावना ब्रेन विज्ञान में जान फूंक देती है। आप जानेंगे कि माइकल जॉर्डन बेसबॉल में अच्छे क्यों नहीं थे। आप एक सर्जन के कंधे से झांकेंगे क्योंकि वह साबित करता है कि हम में से अधिकांश के पास जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन है। आप एक ऐसे लड़के से मिलेंगे जिसके पास संगीत के लिए एक अद्भुत स्मृति है, लेकिन वह अपने जूते खुद नहीं बांध सकता था। आपको पता चलेगा कि कैसे हर दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। व्यायाम से कॉग्निशन में सुधार होता है। हम सीखने और तलाशने को कभी भी बंद नहीं करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यादें अस्थिर वॉलेटाइल होती है। नींद सीखने की क्षमता के साथ शक्तिशाली रूप से जुड़ी हुई है। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों को मात देती है। तनाव हमारे सीखने के तरीके को बदल देता है। अंत में आप समझिएगा कि आपका ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है और इसका अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। व्यायाम से दिमागी शक्ति बढ़ती है। हमारा दिमाग चलने के लिए बनाया गया था। दिन में 12 मील अपने सोचने के कौशल में सुधार करने के लिए आगे बढ़े। व्यायाम से आपके ब्रेन को रक्त मिलता है, जिससे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और बचे हुए जहरीले टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को सोखने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। यह प्रोटीन को भी उत्तेजित स्टिमुलेट्स करता है, जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। सप्ताह में सिर्फ 2 बार एरोबिक व्यायाम करने से आपको डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। मानव मस्तिष्क लगभग निरंतर गति की परिस्थितियों में विकसित हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूचना को संसाधित, प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमल वातावरण में गति शामिल होगी। ठीक वही मिलता है। वास्तव में सबसे अच्छी व्यावसायिक बैठक में हर कोई लगभग 1.8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। शोधकर्ताओं ने 2 बुजुर्ग आबादी का अध्ययन किया जिन्होंने अलग अलग लाइफस्टाइल्स का नेतृत्व किया। एक पैसिव और एक एक्टिव कॉग्निटिव स्कोर गहराई से प्रभावित थे। व्यायाम पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है कार्य, स्पेशल टास्क्स, रिएक्शन टाइम और क्वांटिटेटिव कौशल। तो शोधकर्ताओं ने पूछा, यदि पैसिव आबादी सक्रिय हो जाती है तो क्या उनका कॉग्निटिव स्कोर बढ़ जाएगा? हाँ, ये पता चला है। अगर व्यायाम एरोबिक है 4 महीनों में कार्यकारी कार्यों में काफी सुधार हुआ है लंबे समय तक, और मेमोरी स्कोर में भी सुधार होता है। व्यायाम 2 कारणों से कॉग्निशन में सुधार करता है। फर्स्ट एक्सरसाइज से दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स कम होते हैं।
पिछले कुछ दशकों के सबसे दिलचस्प निष्कर्ष में से एक यह है कि ऑक्सीजन में वृद्धि हमेशा मानसिक तेज में वृद्धि के साथ होती है। सेकंड व्यायाम सीधे मस्तिष्क के मॉलिक्यूलर मशीनरी पर ही कार्य करता है। यह न्यूरॉन्स के निर्माण, अस्तित्व और क्षति और तनाव के प्रतिरोध रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ। हमारे सिर में एक दिमाग नहीं है, हमारे पास 3 है। हमने सांस लेने के लिए छिपकली ब्रेन के साथ शुरुआत की, फिर एक बिल्ली की तरह एक ब्रेन जोड़ा और फिर जल ओ की पतली परत लेयर के साथ सबसे ऊपर, जिसे कॉर्टेक्स थर्ड और शक्तिशाली मानव मस्तिष्क कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के समय पेड़ों से नीचे उतरकर सवाना में आकर हमने परिवर्तन के अनुकूल होकर पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। सवना पर चलने के लिए 4 पैरों से 2 तक जाने से एक जटिल मस्तिष्क विकसित करने के लिए ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सिंबॉलिक तर्क, रीजनिंग, एक चीज को दूसरी चीज के रूप में देखने की क्षमता, एक विशिष्ट यूनिक मानवीय प्रतिभा है। यह एक दूसरे के इरादों और प्रेरणाओं को समझने की हमारी आवश्यकता से उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमें ग्रुप इंटेंशंस और मोटिवेशंस के भीतर कोऑर्डिनेट करने की इज्जत मिलती है। दिमाग एक जीवित अंग है। ये एक अस्थिर, अनस्टेबल बाहरी वातावरण में जीवित रहने से संबंधित समस्याओं को हल करने और लगभग निरंतर कांस्टेंट गति में ऐसा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अपने जीन्स को पारित करने के लिए, पर्याप्त समय तक जीवित रखने के लिए। हम ग्रह पर सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमने सबसे मजबूत दिमाग विकसित किया, जो हमारे अस्तित्व सर्वाइवल की कुंजी है। सबसे मजबूत दिमाग जीवित रहता है, सबसे मजबूत शरीर नहीं। समस्याओं को हल करने, गलतियों से सीखने और अन्य लोगों के साथ गठबंधन अलायंस बनाने की हमारी क्षमता हमें जीवित रहने में मदद करती है। हमने अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना और टीम्स बनाना सीखकर दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। एक दूसरे को समझने की हमारी क्षमता ही हमारा मुख्य अस्तित्व, सर्वाइवल साधन है। रिश्तों ने हमें जंगल में जीवित रहने में मदद की और आज काम और स्कूल में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यदि कोई छात्र गलत समझा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्र के सीखने के तरीके से जुड़ नहीं सकता है, तो छात्र अलग थलग पड़ सकता है। कक्षा और क्यूबिकल से बड़ा कोई दिमाग विरोधी वातावरण नहीं है। हर दिमाग को अलग तरह से बनाया गया है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं और सीखते हैं, वह फिजिकल रूप से बदल देता है। कि आपका दिमाग कैसा दिखता है, यह सचमुच इसे फिर से बनाता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। किसी भी 2 लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक जैसी जानकारी को स्टोर नहीं करता है। हमारे पास बुद्धिमान होने के कई तरीके हैं, जिनमें से कई IQ टेस्ट में दिखाई नहीं देते हैं। हम सोचते थे कि बुद्धि की सिर्फ 7 श्रेणियां कैटेगरीज होती है, लेकिन खुफिया श्रेणियों की संख्या 7 अरब से भी अधिक हो सकती है। मोटे तौर पर दुनिया की आबादी। किसी भी 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी नहीं होते। हर छात्र का दिमाग, हर कर्मचारी का दिमाग, हर ग्राहक का दिमाग अलग तरह से बना हुआ होता है। आप या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या इसे अनदेखा कर सकते हैं। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली उम्र के आधार पर ग्रेड स्ट्रक्चर्स होने से इसकी उपेक्षा इग्नोर करती है। Amazon जैसे व्यवसाय बड़े पैमाने पर मास कस्टमाइजेशन पर पकड़ बना रहे हैं। Amazon होम पेज और आपके द्वारा देखे जाने वाले उत्पाद आपकी हाल की खरीदारी के अनुरूप टेलर्ड है। मस्तिष्क के क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। स्कूल जाने वालों बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह ही असमान अनइवनली रूप से विकसित होता है। हमारी स्कूल सिस्टम इस तथ्य की उपेक्षा इग्नोर करती है कि प्रत्येक दिमाग को अलग तरह से बनाया गया है। हम गलत मानते हैं कि हर दिमाग एक जैसा होता है। हम में से अधिकांश के पास जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन, आपके सिर में दुबका हुआ एक न्यूरॉन है, जो केवल जेनिफर एनिस्टन के कमरे में होने पर ही उत्तेजित स्टिमुलेट होता है। मन का सिद्धांत किसी और की आंतरिक प्रेरणाओं, इंटीरियर मोटिवेशंस को समझने की क्षमता और उस ज्ञान के आधार पर एक अनुमानित प्रिडिक्टेबल सिद्धांत कैसे काम करता है का निर्माण करने की क्षमता।
हम अपनी पूरी दुनिया को प्रेरणाओं के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, अपने पालतू जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव इनएनिमेट वस्तुओं के लिए प्रेरणा बताते हैं। माता पिता के लिए एक साथ रहने आसपास के दिन प्रतिदिन के मुद्दों को नेविगेट करने एक साथी का चयन करने के लिए यह कौशल उपयोगी है। हमारे पास यह किसी अन्य प्राणी की तरह नहीं है। ये दिमाग पढ़ने के उतना ही करीब है जितना हमें मिलने की संभावना है। एडवांस्ड थ्योरी ऑफ माइंड। कौशल वाले लोगों के पास सूचना के प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो हो सकता है कि वे प्रदर्शन करने में भी सक्षम न हो। यदि कोई छात्र गलत समझा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्र के सीखने के तरीके से जुड़ नहीं सकता है, तो छात्र अलग थलग पढ़ सकता है। लोग बोरिंग बातों पर ध्यान नहीं देते। दिमाग की अटेंशनल स्पॉटलाइट एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। हम विवरण डिटेल को रिकॉर्ड करने की तुलना में पैटर्न को देखने और किसी घटना का मीनिंग निकलने में बेहतर है। इमोशनल उत्तेजना अराउजल दिमाग को सीखने में मदद करती है। ऑडियंस 10 मिनट के बाद चेकआउट करती है, लेकिन आप कहानी सुनाकर या भावनाओं से भरपूर इवेंट बनाकर उन्हें वापस पकड़ ग्रैब सकते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं वह मेमोरी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। हमारा पिछला अनुभव भविष्यवाणी करता है कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। कल्चर भी मायने रखती है, चाहे स्कूल में हो या व्यवसाय में। ये अंतर बहुत प्रभावित इफेक्ट कर सकते हैं कि ऑडियंस किसी दी गई प्रस्तुति को कैसे देखते हैं। हम भावनाओं, धमकियों और से सेक्स, कैक्स जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं। आप कोई भी हो, दिमाग इन सवालों पर बहुत ध्यान देता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या यह मुझे खाएगा? क्या मैं इसके साथ संबंध बना सकता हूँ? क्या यह मेरे साथ संबंध बनाएगी? क्या मैंने इसे पहले देखा है? दिमाग बहुकार्य मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं है। हम बात कर सकते हैं और सांस ले सकते हैं, लेकिन जब हायर लेवल कार्यों की बात आती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है। दिमाग एक सीक्वेंशियल प्रोसेसर है और दिमाग के कार्यों को स्विच करने पर हर बार एक सेकंड के बड़े अंशों का उपभोग किया जाता है। यही कारण है कि सेल फोन टॉकर्स ब्रेक मारने और अधिक मलबे में जाने के लिए आधे सेकंड के धीमे होते हैं। कार्यस्थल और स्कूल वास्तव में इस प्रकार के मल्टीटास्किंग को प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी कार्यालय में चले और आप देखेंगे कि लोग ईमेल भेज रहे हैं, अपने फोन का जवाब दे रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा और माई स्पेस पर सभी एक ही समय में शोध से पता चलता है कि आपकी त्रुटि दर 50% बढ़ जाती है और आपको चीजों को करने में 2 गुना समय लगता है। जब आप हमेशा ऑनलाइन होते हैं तो आप हमेशा विचलित होते हैं। तो हमेशा ऑनलाइन संगठन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अनप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की रुचि को नहीं पकड़ सकता है तो ज्ञान दिमाग के डेटाबेस में ठीक तरीके से एनकोड नहीं किया जा सकेगा। जंगली जानवरों में दिमाग घरेलू जानवरों की तुलना में 15% से 30% बड़ा होता है। ठंडी, कठोर दुनिया ने जंगली जानवरों को लगातार सीखने के लिए मजबूर किया। मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है। आप जितनी अधिक एक्टिविटी करेंगे, यह उतना ही बड़ा और अधिक जटिल हो सकता है। दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। यह एक मिथ है। दिमाग सीक्वेंशियल रूप से कामों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक बार में एक स्विचिंग में समय लगता है। याद रखने के लिए दोहराए एक मेमोरी का जितना अधिक दोहराव चक्र साइकिल अनुभव होगा, उसके आपके दिमाग में बने रहने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। दोहराव के बीच का स्थान अस्थायी टेम्पोररी यादों को अधिक स्थायी रूपों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बड़े पैमाने पर सीखने की तुलना में स्पेस्ड लर्निंग बहुत बेहतर है। पुनर्प्राप्ति रिट्रीवल को सबसे उज्जवल बनाने के लिए निश्चित अंतराल में जानबूझकर अपने आप को अधिक विस्तृत रूप से जानकारी के लिए फिर से उजागर करें। सीखना सबसे अच्छा तब होता है जब नई जानकारी को धीरे धीरे मेमोरी में शामिल किया जाता है, न कि एक ही बार में पूरी तरह से जाम कर दिया जाता है। फिजिकली छात्र न्यूरॉन्स को 90 मिनट के भीतर शिक्षक न्यूरॉन से समान जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
या इसका उत्साह गायब हो जाएगा। सेल सचमुच अपने आप को शून्य पर रीसेट कर देगा और ऐसा कार्य करेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। समय की अवधि बीत जाने के बाद सूचना को दोहराया जाना चाहिए। यदि सूचना को अलग अलग समय अंतराल में बार बार प्रोसेस किया जाता है तो शिक्षक और छात्र न्यूरॉन के बीच संबंध बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए शिक्षक से छोटे और छोटे इनपुट्स को छात्र से अधिक मजबूत और मजबूत आउटपुट्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता प्रायोरिटाइज देने की अनुमति देता है। हमारे अस्तित्व सर्वाइवल के लिए अप्रासंगिक इररेलेवेंट घटनाएं बेकार संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्थान ले लेगी यदि हम उन्हें वही प्राथमिकता देते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में है, तो हम नहीं कर पाते हैं। स्कूल में हर 3rd या 4th दिन को पिछले 3-4 दिनों में दिए गए तथ्यों के रिव्यू के लिए रिजर्व किया जाएगा। पिछली जानकारी को कंप्रेस्ड तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। समीक्षा रिव्यू में शिक्षक जो कह रहा था उसकी तुलना करते हुए नोट्स का निरीक्षण इंस्पेक्ट करे। इसके परिणाम स्वरूप जानकारी का अधिक विस्तार होगा। त्रुटि एरर जांच में एक फॉर्मल अभ्यास। दोहराना याद रखिए, ज्यादातर यादें मिनट्स में गायब हो जाती है, लेकिन जो नाजुक दौर से बच जाती है वे समय के साथ मजबूत होती जाती है। लंबी अवधि की यादें हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच दो तरफा बातचीत में बनती है जब तक कि हिपोकैम्पस कनेक्शन को तोड़ नहीं देता और मेमोरी कॉर्टेक्स में तय हो जाती है, जिसमें सालों लग सकते हैं। हमारा दिमाग हमें वास्तविकता का केवल एक अनुमानित दृष्टिकोण देता है, क्योंकि वे अतीत की यादों के साथ नए ज्ञान को मिलाते हैं और उन्हें एक साथ स्टोर करते हैं। दीर्घकालिक स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का तरीका यह है कि नई जानकारी को धीरे धीरे शामिल किया जाए और इसे समय अंतराल में दोहराया जाए। एक स्मृति को मजबूत करने में वर्षों लग जाते हैं, मिनट, घंटे या दिन नहीं, बल्कि साल के आप पहली कक्षा में जो सीखते हैं वह हाई स्कूल में आपके द्वितीय वर्ष तक पूरी तरह से नहीं बनता है। मेडिना का ड्रीम स्कूल वह है जो सीखी गई बातों को दोहराता है, घर पर नहीं बल्कि स्कूल के दिनों में शुरुआती सीखने के 90-120 मिनट्स बाद। हमारे स्कूल वर्तमान में इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अधिकांश वास्तविक शिक्षा घर पर ही हो। आप बेहतर कैसे याद करते हैं बार बार सूचना के संपर्क में विशेष रूप से समय अंतराल में मस्तिष्क में मेमोरी को ठीक करने का सबसे शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दोहराना याद रखिए। अच्छी नींद ले, अच्छा सोचे। दिमागी सेल्स और केमिकल्स के बीच तनाव टेंशन की स्थिति में है जो आपको सोने की कोशिश करते हैं, और सेल्स और केमिकल्स के बीच जो आपको जगाए रखने की कोशिश करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जोरदार रिदमिकल गतिविधि दिखाते हैं। शायद उस दिन आपने जो सीखा उसे फिर से रिप्ले करना। लोग अलग अलग होते हैं कि उन्हें कितनी नींद की आवश्यकता होती है और जब वे इसे प्राप्त करना पसंद करते हैं, लेकिन दोपहर की झपकी के लिए बायोलॉजिकल ड्राइव सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। नींद की कमी से ध्यान, कार्यकारी कार्य, कार्यशील स्मृति, मूड क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा होता है। ये लगभग अविश्वसनीय रूप से सक्रिय एक्टिव है। ये संभव है कि हमें सोने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम सीख सके। नींद महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि हम अपने जीवन का 1/3 भाग इसे करने में व्यतीत करते हैं। नींद की कमी से ध्यान, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वर्किंग मेमोरी, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। हम अभी भी नहीं जानते कि हमें नींद कितनी जरूरत है। यह उम्र, लिंग, गर्भावस्था, यौवन, प्यूबर्टी और बहुत कुछ के साथ बदलता है। झपकी लेना सामान्य है। कभी दोपहर में थकान महसूस होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग वास्तव में झपकी लेना चाहता है। आपके सिर में 2 सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। प्रत्येक सेना मस्तिष्क की सेल्स और बायोकेमिकल से बनी होती है। एक आपको जगाए रखने की सख्त कोशिश कर रही है, दूसरी आपको सोने के लिए मजबूर करने की सख्त कोशिश कर रही है।
आपकी नींद के मध्य बिंदु के 12 घंटे बाद अपराह्न 3 बजे के आसपास आपका दिमाग बस इतना करना चाहता है कि झपकी लेना है। झपकी लेना आपको अधिक उत्पादक प्रोडक्टिव बना सकता है। एक अध्ययन में 26 मिनट की झपकी ने नासा के पायलट्स के प्रदर्शन में 34% का सुधार किया। अपराह्न 3 बजे महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित न करें, यह समझ में नहीं आता है। छात्रों को गणित की समस्याओं की एक सीरीज दी गई जिसमें सभी के पास एक शॉर्टकट था जो उन्हें रिवील नहीं किया गया था। यदि उत्तर उसी दिन देना हो तो केवल 20% ने ही शॉर्टकट पाया, लेकिन सोने के बाद पूछा जाए तो 60% ने शॉर्टकट ढूंढ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोग कितनी बार चलाया जाता है, स्लीप ग्रुप लगातार 3 से 1 के बीच नॉन स्लीप ग्रुप से बेहतर प्रदर्शन करता है। स्ट्रेस्ड दिमाग नॉन स्ट्रेस्ड दिमाग की तरह नहीं सीखता। आपके शरीर की रक्षा प्रणाली एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की रिहाई रिलीज एक गंभीर लेकिन गुजरने वाले खतरे की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए बनाई गई है, जैसे कि तेज दांतेदार बाघ। पुराने तनाव जैसे कि घर पर शत्रुता खतरनाक रूप से केवल शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस से निपटने के लिए बनाई गई प्रणाली को निष्क्रिय डीरेगुलेट कर देता है। पुराने तनाव के तहत एड्रेनलिन आपके ब्लड वेसल्स में निशान बनाता है जो दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है, और कॉर्टिसोल हिपोकैम्पस की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपकी सीखने और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। आप स्टारबक्स में जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको स्मेल आती है वह है कॉफी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से कई चीजें की हैं। सीखने की कड़ी। मल्टी सेंसरी वातावरण में वे हमेशा यूनिसेंसरी वातावरण वाले लोगों की तुलना में बेहतर करते हैं। उनके पास बेहतर रेजोल्यूशन के साथ अधिक रिकॉल है जो अधिक समय तक चलता है। यह 20 साल बाद भी स्पष्ट है। छात्र अकेले शब्दों की तुलना में शब्द और चित्रों से बेहतर सीखते हैं। जब संबंधित शब्द और चित्र एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो छात्र बेहतर सीखते हैं। छात्र बेहतर सीखते हैं जब संबंधित शब्द और चित्र पृष्ठ या स्क्रीन पर प्रत्येक से दूर होने के बजाय एक दूसरे के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र बेहतर सीखते हैं जब बाहरी सामग्री को शामिल करने के बजाय बाहर रखा जाता है। छात्र एनिमेशन और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट की तुलना में एनिमेशन और कथन नरेशन से बेहतर सीखते हैं। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों में बेहतर है। दृष्टि अब तक हमारी सबसे प्रमुख भावना है जो हमारे दिमाग के आधे संसाधनों रिसोर्सेस पर कब्जा कर लेती है। हम जो देखते हैं वही हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम देखते हैं, और यह 100% सटीक नहीं है। हमारे द्वारा किए जाने वाले दृश्य एनालिसिस में कई चरण होते हैं। रेटिना फोटॉन्स को सूचना की छोटी मूवी जैसी धाराओं में इकट्ठा करती है। दृश्य कॉर्टेक्स इन धाराओं को संसाधित प्रोसेस करती है। कुछ क्षेत्र गति दर्ज करते हैं, अन्य रंग दर्ज करते हैं आदि। अंत में हम उस जानकारी को वापस एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम देख सके। हम चित्रों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं और याद करते हैं, लिखित या बोले गए शब्दों के माध्यम से नहीं। हम चित्रों को याद रखने में अविश्वसनीय प्रोसेसेस है। जानकारी का एक अंश सुने और 3 दिन बाद आपको उसका 10% याद रहेगा। एक तस्वीर जोड़े और आपको 65% याद होगा। चित्र टेक्स्ट को भी मात देते हैं क्योंकि पढ़ना हमारे लिए इतना अक्षम इनएफिशिएंट है। हमारा दिमाग शब्दों को बहुत सारे छोटे चित्रों के रूप में देखता है और हमें उन्हें पढ़ने में सक्षम केपेबल होने के लिए अक्षरों में कुछ विशेषताओं की पहचान करनी होगी। इसमें समय लगता है। दृष्टि हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? शायद इसलिए कि हमने हमेशा बड़े खतरों, फूड सप्लाईज और रिप्रोडक्शन के अवसरों की आशंका एप्रीहेंशन जताई है। धन्यवाद। हर दिन की छोटी प्रैक्टिस, हर दिन का थोड़ा प्रयास, मिलकर बनाते हैं बड़ा रिजल्ट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी नई आदत शुरू करने जा रहे हैं।